कहानी की शुरुआत यू मैरी नाम की एक प्यारी सी कोरियन डिजाइनर लड़की से होती है जो कि आज अपना प्रोजेक्ट देने आई होती है। लेकिन इसका प्रोजेक्ट जजेस को पसंद नहीं आता, इसलिए इसकी इंसल्ट करने लग गए होते हैं। मैरी को बहुत गुस्सा आ गया तो बोलती है, जाओ यहाँ से घटिया इंसान, नहीं करूंगी मैं तुम लोगों के साथ काम। और यहाँ से जाने लग जाती। तब इसकी कलीग सोंगी कॉल करके कहती है कि ये सब क्यों करती हो तुम, मत किया करो। वैसे तो मैरी काम अच्छा करती है लेकिन गुस्सैल बहुत है और ऑफिस में सबकी चहीती भी है। ऑफिस के बाद मैरी अपनी मैरिज रिंग रिसीव करने जाती है दुकान में से और अपने फियोंसे किम ऊजू को कॉल करती है और मिलने बुलाती है कि प्लीज आ जाओ। लेकिन ऊजू को हम देखते हैं, ये एक लड़की के साथ होटल रूम में बहुत ही पैशनेट तरीके से टेक्स करने की तैयारी कर रहा होता। भाई प्यार कर रहे हैं दोनों। तो यहाँ पता चल गया होता है कि ऊजू एक बहुत बड़ा चीटर है और मीटिंग में वो बोल के मिलने से मना कर देता है। उसी दौरान मैरी एक टेडी बियर से टकरा गई होती है। वहां से मैरी को हम इसके न्यू अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ शादी के बाद ये अपने हस्बैंड ऊजू के साथ रहने वाली है। मम कॉल पर होती हैं, तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया और मुझे बताया भी नहीं। हमारी फैमिली में शादी करना अच्छा माना जाता है। बेसिकली मैरी ने कोर्ट मैरिज कर लिया होता है अगर तुम्हें मैं बताऊं तो। और मोम कह रही है कि प्रॉपर शादी करनी होगी तुम्हें। मैरी के पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए, वो भी इतनी बड़ी। कहती है कि मैं इन सब में मानती भी नहीं हूँ। लेकिन मोम ने कहा तो अपने हस्बैंड ऊजू को बोलो ना, वो करेगा, वो तो अच्छा कमाता है, रिच फैमिली से भी आता है। और तुम आजकल हो कहाँ पर? मैरी ने कहा कि मैं अपने न्यू हाउस में हूँ, यहीं पर मूव इन किया, यहीं पर रहूंगी। मोम ने इसे अच्छे मैरिज लाइफ की विशेष दी, फिर अपने हस्बैंड का पैसा उड़ाने से मना किया। तभी मैरी के पैर में एक इयरिंग लगती है। घर में क्या कर रही है? बेड पर एक लड़की का बाल भी होता है। यहाँ पर मतलब लड़की आई थी। अब इसका दिमाग घूमता है। अगले दिन ऊजू से मिलती है कैफे में। ऊजू ने कहा कि मैंने फोटो शूट करवाया, देखो कितना अच्छा है इंस्टाग्राम के लिए। मैरी ने कहा कि तुम्हारी आईडी में एक लड़की कौन है जो कि रोज लाइक कमेंट करती रहती है हर फोटो पे। ऊजू ने कहा कि मेरी कोवर्कर है। मैरी बोलती है कि तुम दोनों ने रूम के अंदर जाके बिस्तर के ऊपर वो सब किया था क्या मेरे? ऊजू डर गया होता, बोलता नहीं तो। मैरी ने इयरिंग सामने रख दी। उसी लड़की की इंस्टाग्राम पोस्ट की फोटो भी दिखाती जिसमें सेम इयरिंग उसने पहनी होती है। ऊजू पकड़ा गया होता है, बोलता अरे मैं तो उसको अपने घर पे लाया था न्यू हाउस दिखाने के लिए, गिर गया होगा ना, मैं उसको दे दूंगा। ये सब लास्ट वीक की बातें हैं। मैरी ने कहा लास्ट वीक? लास्ट वीक तो तुम बिजनेस मीटिंग से बाहर गए थे ना, और ये फोटो डाली है सेम, तुमने भी उस लड़की ने भी, एक ही रिजॉर्ट में ठहरे हुए तुम दोनों, एक ही रूम के अंदर। और यहाँ पर पक्का हो जाता है कि बिजनेस मीटिंग बोलकर उस लड़की के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोल सकते हैं ये घूमने गया हुआ था, ट्रिप करने गया हुआ था, ना कि मीटिंग में। कहती कितना झूठ बोलोगे, शर्म करो भाई। उजू मान गया होता है, कहता है कि मैंने स्ट्रेस की वजह से उसके साथ सो लिया था, मुझे शादी का प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी है शादी, माफी मांग रहा होता है। थप्पड़ मारने लगा खुद को। सेम वही चीज करता है जो एक लड़का एक लड़की को मैनिपुलेट करने के लिए करता है जब वो पकड़ा जाता है तो। पर इसने जो किया वो काफी गलत है। तभी उसी लड़की का मैसेज आ गया जो कि मस्त बेड पर बैठ कर बोल रही थी कि आ जाओ ना, साथ में सोएंगे। कब आओगे? अरे बहन कितना सोएगी, उठ जाए यार। ऊजू मैसेज छुपा के भागने की कोशिश करता है लेकिन मैरी ने पकड़ लिया होता है। ऊजू फोन को नीचे पटक के उस पर लात मारने लगे ताकि तोड़ दो, ताकि कोई प्रूफ ही ना रहे मेरी चीटिंग का। लेकिन मैरी ने हाथ लगा दिया जिसकी वजह से हाथ में चोट लग जाती है। ऊजू कहता है मैंने मना किया था इन्हें सब करने के लिए, क्यों कर रही हो? मैरी ने कहा कि हम 5 साल से साथ हैं, ना तुम्हें मेरा बर्थडे याद रहता है, ना शादी वाले दिन तुम मेरे पास आए थे, और साइन भी तुमने बाद में किया था डॉक्यूमेंट पर। डाइवोर्स ही है मुझे तुमसे। और इस पर कॉफी फेंक कर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हीरो से मिलते हैं अपने, इसका नाम भी किम ऊजू ही होता है जो कि मैरी के फियांसे का नाम है, दोनों का नाम सेम होता है। प्लेन में कोरिया वापस आ रहा होता है, एक ओल्ड लेडी इसके साथ बैठी होती है। तभी एक आदमी अगर कहता है कि ये मेरी मोम है, क्या मैं आपकी सीट ले लूँ उनके साथ बैठने के लिए? लेकिन ऊजू साफ मना कर देता है। और फिर कोरिया आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि एयरपोर्ट पर इसने इस ओल्ड लेडी के बेटे को एक आदमी से बात करते हुए सुना था कि मैं अपनी मोम से धोखे से प्लेन में लैंड पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। इसीलिए ऊजू ने इस ओल्ड लेडी का लैंड बचाया और इनकी हेल्प की होती है। फिर हम ऊजू की दादी से मिलते हैं, इनका नाम पिल है और ये अपने ग्रैंडसन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसे अपने पास बुला रही होती है ताकि अच्छा अच्छा खाना खिला सके। ऊजू ने कहा कि मैं बाद में आऊँगा ग्रैंड माँ, अभी मुझे कुछ काम है। और फिर हम ऊजू की लाइफ देखते हैं, पूरे कोरिया में ट्रिप मारता रहता है, यहाँ वहाँ घूमना, कैंपिंग करना, ट्रिप्स पर जाना सब इसको पसंद होता है और वो फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करता है।
यहाँ पर मैरी और इसके फियोंसे वाले उजू का डिवोर्स हो गया होता है। उजू ने तो साइन कर दिया होता है, लेकिन मैरी ने अभी तक पेपर पर साइन नहीं किया। सोच रही होती है क्या करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इतने में उजू को लगता है तुमने अपनी मोम से बताया है। मैरी ने कहा कि नहीं, उन्हें कुछ भी मत बताना, क्योंकि मारी की मोम उजू को खाना भेजती थी रोज, बहुत टेस्टी टेस्टी बनाकर, इसको बहुत माना करती थी। इतने में उजू को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई होती, कहती है कि कहाँ पर हो, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बोलता है कि बॉस का मैसेज है या मुझे जाना पड़ेगा, और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। मारी ने कहा मर जा जाके कुत्ते, और ये इसको धक्का मार कर इसे भाग जाता है। और मेरी गुस्से में चिल्लाने लग गई होती है। गुस्सा उतारने का सोच रही होती है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, अमीर बनूंगी और रोज नए नए लड़कों को डेट करूंगी। लेकिन 5 साल का रिश्ता बुलाना इतना आसान थोड़ी होता है। रोने लग गई होती है बेचारी। दूसरी तरफ हमारे हीरो उजू को देखते हैं, जिस होटल में रुका हुआ था वहां से जा रहा होता है। होटल की ओनर कहती है कि ये लोग खाना बनाया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम कब आओगे वापस, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लगता था। उजू बोलता है कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो आपके लिए ब्रेड लेकर आऊंगा, जो कि वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि हमारी बेकरी है वर्ल्ड फेमस। और सच में हम इसकी बेकरी को देखते हैं, जिसे उजू की दादी चलाती हैं और वही इसकी ओनर है। यहीं पर हम उजू की आंट और उनके सन युंगसू को भी देख सकते हैं। और आज बेकरी ओनर को प्राइज मिल रहा होता है बेस्ट बेकरी का। यहाँ पर मैरी घर आ गई होती है, डॉक्यूमेंट साइन करके देने का सोच रही है। तभी एक लेडी पुलिस लेकर आ गई होती है। हमें पता चलता है कि ये पूरी बिल्डिंग ही फ्रॉड है। ओनर तो अमेरिका रहता है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी ये बिल्डिंग, उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा कर लोगों को बेच दी और भाग निकला है सबके पैसे खाकर। और अब उजू को ये बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रियल ओनर आ चुका है। मैरी ने जल्दी से उजू को कॉल करके ये सब कुछ बताया, क्योंकि उजू ने ही मैरी को ये घर दिलवाया था। मैरी के सारे पैसे इसमें चले गए थे, ऊपर से इसने अपनी मोम के भी पैसे खर्च कर दिए थे। अब हेल्प मांग रही होती है, कहती है अपने लोअर फ्रेंड का नंबर दे दो, बात करवा दो, मेरी उससे हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और इसने अपनी मोम के सारे पैसे भी इस घर में उड़ा दिए थे। पर उजू की गर्लफ्रेंड कहती है कि मना कर दो इसको, और उजू मना करके फोन काट देता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि 5 साल का रिश्ता था इसका, लेकिन ये भी हेल्प नहीं कर रहा। वो 4 दिन की लड़की की बातों में आ गया होता है। खैर मारी ने बहुत ड्रिंक कर लिया होता है दुख के अंदर। इसकी मोम ने कॉल करके कहा कि उजू कहाँ पर है, अभी मैंने उसके लिए खाना बनाया है, भेजना चाहती हूँ हमेशा की तरह। मारी ने कहा कि वो बिजी है, उसको कुछ भी मत भेजो आप। मोम को शक हो गया होता है और कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ये कहती है हाँ हाँ ठीक हूँ, और जाने लग जाती है चुपचाप से लड़खड़ाते हुए रोड के ऊपर। तभी जो हमारा हीरो होता है उजू, उसकी कार से टकरा जाती है। उजू आता है, बोलता है कि ठीक हो तुम, चलो डॉक्टर के पास लेकर चलो। मेरी मना कर रही होती है। उजू नंबर एक्सचेंज करके बोलता है कि जब भी डॉक्टर के पास जाना मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, फीस दे दूँ। जब मैरी इसका नंबर सेव करती है तो उजू लिखा हुआ आ जाता है। बोलती है तू रुक तू, और इसको अपना फियोंसे समझ कर मारने लग गई होती है गुस्से में। तूने कॉल क्यों इग्नोर किया मेरा? उजू हैरान किया है कौन ये? मैरी बार बार पैसे मांग रही होती है, 100 मिलियन, और इसकी कार में घुसकर बैठ गई होती है और इसको लात मार मार के बाहर गिरा रही होती है। और उजू इसको पागल समझकर कार से बाहर धक्का दे रहा होता है। और इसी बीच दोनों की बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है, और बोल रही होती है कि मुझे धोखा दिया तुमने, मेरी मोम के पैसे डुबा दिए, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, सारे पैसे खत्म हो गए हमारे उसके अंदर, अब मैं क्या करूंगी। और अनजाने में कैक्टस पर जाकर बैठ जाती है। उजू ने कहा कि तुम शायद गलत जगह बैठ गई हो, और जो कांटे मैरी को चुभे होते हैं ना, वो देख लो तुम खुद ही कहाँ पर लगे हैं। इसके बेचारी बहुत दर्द में होती है। वो तो इसको हॉस्पिटल लेकर आता है और उसको उल्टा उल्टा कर इसके कांटे निकाले जाते हैं। पहले डॉक्टर जिन होती है यहाँ पर, बेचारी उजू। नर्सेज भी इसका खूब मजाक बना रही होती है कि देखो दारू पीकर पता नहीं कहाँ पर बैठ गई थी, अब तो कहीं बैठने लायक ही नहीं रहेगी बेचारी। मैरी ने सुन लिया होता है, इसको काफी बुरा लगता है। और यहाँ पर डॉक्टर जिन और उजू को हम देखते हैं बातें करते, दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। डॉक्टर जिन ने कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या वो लड़की, मुझे बताओ। और उजू ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मुझे रोड पर मिली थी आज। डॉक्टर जिन ने कहा कि मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? उजू मान गया होता है। तभी इसकी नजर नीचे जा रही मैरी के ऊपर जाता है लंगड़ाते हुए। ये उसके पास भागता है और जाकर अपनी कार में बैठाता है। मैरी बोलती है इसकी क्या जरूरत थी, मैं टैक्सी कर लेती। उजू बोलता है टैक्सी में अगर ऐसे तुम बैठती तो सोचो ड्राइवर क्या सोचता तुम्हारे बारे में। बेचारी मैरी, बहुत ही फनी सीन होता है। 1 मिनट के लिए तो मैं नहीं समझ पाया था कि ये ऐसे क्यों बैठी, फिर मुझे याद है वो शिट, इसको तो कैक्टस लगाना तो बैठ नहीं सकती सीधा। अब माफी मांग रही होती है, इसने अपना गुस्सा इस पर उतार दिया अपने फियोंसे समझकर।
अब सुबह भी होने लग गई होती है। ये नदी में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि देखो सूरज रोज़ निकलता है, रोज़ डूबता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आती है। मैं कैसे सब कुछ सही करूँगी? तभी इसको भूख लग गई होती है। उजू से बोलती है कि क्या हम खाने चल सकते हैं कुछ? उजू कहता है कि नहीं मुझे काम है और इसको इसके घर पर छोड़कर चला जाता है। और जैसे ही जाकर बेड पर लेटती है ना, इसके पेन होने लग जाता है क्योंकि सीधी लेट गई थी। फिर जल्दी से उल्टी हो जाती है और सोच रही होती है कि मैंने गलत कर दिया ये सब करके। दूसरी तरफ हम एक कंपनी में देखते हैं जो कि वेडिंग कपल फेस्टिवल अरेंज कर रहे होते हैं, जहाँ पर न्यूली मैरिड कपल को लकी ड्रॉ के द्वारा एक बहुत ही आलीशान घर दिया जाएगा जो कि अमीरों के एरिया में होता है। सब काफी खुश होते हैं, जिसका नाम आया उसको दे दिया जाएगा। कपल में खुशी की लहर उखड़ गई होती है। और ये घर देगा कौन? कंपनी के सीईओ संगयून। लेकिन ये फेक लकी ड्रॉ होता है। किसे घर देना है, संगयून ने ऑलरेडी वो कार्ड पर नाम लिख दिया होता है और उसको मोड़कर अपने बाजू में छुपा लिया इसने, और जार में से नाम निकालने का नाटक कर रहा होता है। फिर अपना कार्ड गिराता है बाजू में से और उसी को उठा लेता है, लेकिन अचानक वो कार्ड नीचे गिर जाता है। अब कौन सा था इसको पता ही नहीं, खोजने लगा ये। तभी इसको एक और कार्ड दिखता है जिसका कॉर्नर मुड़ा हुआ था। इसको लगता है मेरा कार्ड होगा, निकाल के नाम पढ़ता है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसमें वो नाम नहीं कुछ और लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम मैरी को देखते तो सो रही होती, तभी इसके पास कॉल आती है। इसने लकी ड्रॉ में घर जीता है। मारी को याद आता है कि जब ये रिंग खरीद कर आ रही थी तो एक टेडी से टकराई थी, तुम्हें याद होगा स्टार्टिंग में। उसी टेडी ने इसको फोम दिया था और इसने फिल करके ऐसे मजे मजे में डाल दिया था, लेकिन उसके कॉर्नर को भी मोड़ा था और अब तुक्के में जीत गई होती है। यहाँ इसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे होते विद मैरिज प्रूफ। अब इस पर प्रूफ तो है नहीं मैरिज का। तभी इसको याद आता है कि डाइवोर्स अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है क्योंकि पेपर तो इसके पास ही है, इसने साइन करके अभी नहीं दिया है, तो ऑनलाइन वो मान्यता नहीं है उसकी। मतलब ये अभी कानूनी रूप से मैरिड ही है। तो जल्दी से अपनी डाइवोर्स की केस कैंसिल कर देती है ऑनलाइन जाकर और सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देती है घर के। यहाँ फिर मैनेजर सेक्रेटरी से बोलता है कि घर कब देना है हमें। मैरी ने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं पर उसका हस्बैंड कोरिया में नहीं रहता, तो वो अकेले ही आएगी घर लेने के लिए। सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं नहीं, उसको बोलो हस्बैंड के साथ है वरना ये घर नहीं मिलेगा उसको। मैनेजर ने सब कुछ मैरी से बताया। अब मैरी परेशान हो गई होती है, अपने फियांसे उजू के पास कॉल करती है लेकिन रिसीव नहीं करता, तो वॉइस मेल भेजती है। लेकिन उजू इतना बिजी होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि डिलीट कर देता, सुनता भी नहीं है। मैरी काफ़ी कंफ्यूज होती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी इसको हीरो अपने उजू का मैसेज आता है, पूछ रहा होता है कि डॉक्टर के पास गई थी तुम आज। इसका नाम देख के मैरी को एक आइडिया आता है कि कंपनी वाले ने उजू को देखा थोड़ी है कि कैसा दिखता है, तो बस अगले दिन उससे मिलने पहुंच जाती है। उजू बोलता है कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हो तुम। मैरी बोलती है कि जाऊंगी ना, तुम बताओ तुम्हारी शादी हो गई है। उजू बोलता है नहीं हुई है। मैरी बोलती है अच्छा तो हम परसों ही मिले थे, तो क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। और ये सुन के उजू शॉक हो गया होता है और यहाँ पर इसका एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत उजू से होती है जिसको एक चाइल्डहुड ड्रीम आ रहा होता है। फैमिली ट्रिप के दौरान अपने डैड के साथ उजू काफी बहस कर रहा था। इसी दौरान इनका एक्सीडेंट हो गया होता है, सब बेहोश पड़े थे। तभी इनके पास कोई चलकर आता है और उजू इससे हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन वो हेल्प नहीं करता। वो औरत था या आदमी थी हमें नहीं दिखाया गया होता। यहाँ पर उरी उजू के बारे में सोच रही थी कि अगर वो अच्छा लड़का है तो मेरी हेल्प करेगा, क्यों नहीं करेगा, करना चाहिए ना। और फिर इसको कॉल करती है। उजू ने मैरी का नाम कैक्टस से सेव करके रखा होता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जहाँ पर मारी ने इससे कहा था कि क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। उजू शौक हो गया था और बोलता पागल हो क्या तुम। मारी फिर समझाती है कि फेक हस्बैंड बनना है, प्लीज मेरे साथ चलो, मेरी हेल्प कर दो, बस तुम्हें एक स्टोर में जाना है, थोड़ा सा काम है। उजू रीजन पूछने लग गया, क्या करोगे, शॉपिंग करोगे तुम मेरे साथ वहां जाकर। मारी इसको बताना नहीं चाहती है। उजू बार बार पूछे जा रहा होता है। मारी इसको टाइम बताती है कि कब और किस दिन आना है, कहती है कि बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। उजू बोलता है कि 100 मिलियन दोगी। मारी बोलती है इतने तो मेरे पास नहीं है। उजू बोलता है कि तुम नशे में उस रात इतने ही पैसे की बात कर रही थी। मारी इसको सॉरी कहती है उस रात के लिए। पर वो जो ड्रीम करने लगे, कहता है कि तुम किसी आदमी के साथ कार में किस कर रही होगी और मैं हीरो बन के आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा, ऐसा कुछ। ये कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। वो जो इसे स्कैमर बोलने लग गया, तो कहता तुम फ्रॉड, और मैं फ्रॉड का साथ कभी नहीं देता, और यहाँ से जाने लग गया। मेरी ने काफी कोशिश की रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकता है। यह ग्रैंडमा के पास आंट आई होती है अपने हस्बैंड को लेकर। आंट का कहना है कि आप मेरे बेटे को मार्केटिंग हेड की पोजीशन से कैसे हटा सकती हो और वुजू को क्यों दे रही हो, ये तो गलत बात है। ग्रैंडमा ने कहा कि देखो मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है तुमसे ना तुम्हारे बेटे से, पर वो बिजनेस अच्छा नहीं कर पा रहा, ग्रोथ नहीं हो रही है और कई सालों से वो इस पोजीशन पर है और लॉस हो रहा है हमारा, तो हमें कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे ना। आंट को गुस्सा आ गया होता, चिल्लाने लग गई होती है। पर ग्रैंडमा ने साफ बोल दिया होता है कि उजू की जगह तुम्हारे बेटे को चुना था मैंने पहले, ना कि उजू को, तो तुम्हें शांति रहनी चाहिए।
यूसु को देखते हैं, यानी उसी आंट के बेटे को बैठा हुआ तो फ़ोन चलाता और खाता रहता है। आंट आकर बोलती है कि देखो तुम्हें पोजीशन से हटाया जा रहा है। यूसु बोलता है फ़िक्र मत करो, मैंने पहले से एक प्लान बना लिया है, उसको जैसी पोजीशन पर आएगा वैसे गिरा देंगे हम लोग। तभी यूसु के डैड आ गए और आंट इस पर चिल्लाने लगी, कैसे बाप हो तुम अपने बेटे के लिए बोल भी नहीं सकते हो। अंकल ने साफ बोल दिया होता है कि बिजनेस का मामला ग्रैंड माँ को ही देखने दो, उन्हीं का फैसला आखिरी फैसला होगा। यहाँ पर हम डॉक्टर जिन को देखते हैं, अपने सेल में सो रही होती है। तभी उजू की कॉल आती है और जिन एक्साइटमेंट में उठ जाती है और उसके सर में चोट भी आती है, जहाँ से हमें ये क्लियर किया जाता है कि उजू को ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है। खैर उजू इससे मिलने बुला रहा होता है और अब नींद छोड़कर मिलने आ गई होती है। उजू इसको अपने न्यू वर्क के बारे में बताता है कि अब मैं हेड बन चुका हूँ ऑफिस का, जो ग्रैंडमा ने बनाया होता है। फिर जिन कैक्टस गर्ल के बारे में पूछने लगी, उजू बोलता है कि उसके पीछे नहीं, उसके दिमाग में चोट आ गई, ऐसी फालतू बातें करती है, हस्बैंड बनने को बोल रही थी। जिन उदास होकर बोली कि क्या तुम्हें वो पसंद करती है। उजू ने कहा अरे नहीं नहीं, एक दिन का हस्बैंड बनने को बोलती है मेरे से। तभी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए गिर जाती है और उसका टॉय गिर गया होता है वहीं पर, एक ब्राउन कलर का टेडी। और एक सीन देखते हैं जब उजू छोटा था, इसका एक्सीडेंट हुआ था और जब पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था घायल होकर, तो इसके पास एक लड़की आई थी और इसको सेम टेडी देकर वो चली गई थी। वुजू कह रहा होता है जिन से कि ऐसे टेडी सभी बच्चों के पास होते हैं क्या। जिन बोलती है हाँ हाँ, ऐसा टेडी तो तुम्हें याद ही होगा, तुम्हें उस लड़की ने दिया था ना बचपन में, वो तुम्हारी क्रश बन गई थी। ये शर्मा कर कहता है नहीं नहीं, मेरी क्रश नहीं थी, वो पता नहीं आज कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। और सीन आ जाता है हमारी प्यारी मैरी के ऊपर, जिसको घर से निकाला जा रहा होता है बेचारी को। ये जाना नहीं चाहते लेकिन गार्ड्स इसको बाहर उठाकर फेंक देते हैं, इस पर रहने की जगह भी नहीं होती, इसलिए जाकर प्लेग्राउंड में बैठ जाती है। तभी मॉम ने कॉल कर दिया और शादी की डेट पूछने लग गई होती है ताकि प्लेन की टिकट बुक कर सके। सिस्टर भी तो आएगी ना इसकी, पर ये कहती है कि नहीं नहीं कुछ मत करो, अभी उजू काफ़ी बिजी रहता है तो डेट फिक्स नहीं है शादी की, मैं आपको बता दूंगी। मेरी की एक बहन भी है जो कि अमेरिका में रेस्टोरेंट चलाती है और उसको इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी आ गई होती है। मेरी फिर बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है, बात करनी है ज़रूरी। मॉम ने कहा क्या हुआ, तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या अपने हस्बैंड उजू से। तो सॉरी बोल दो उसको, क्योंकि सॉरी बोलने से रिश्ता टिक जाया करते हैं, लड़ाई मत करो। यहाँ उजू ने आज ज्वाइनिंग की होती है, अंकल ने उसको समझाया होता है क्या कैसे करना है, सभी एम्प्लॉयज से भी मिलवाते हैं। और फिर जाकर चुपके से अपनी बेटी यूसु से बात करते कि आज की मीटिंग में तुम्हें कुछ करना होगा। और हमें यहाँ से ये पता चल रहा होता है कि माँ बाप और बेटा ये तीनों कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं अंदर ही अंदर। और हम मीटिंग में देखते हैं जहाँ इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही थी, कौन कितना पॉपुलर है, हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से प्रमोट कर सकता है और ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। और डिज़ाइन किससे बनवाना है, कैसे बनवाना है, और ये जो सारा काम होगा वो उजू करेगा, उजू का ही होगा। और फिर हम डिज़ाइनर कंपनी को देखते हैं जिसके पास ये लोग कॉल करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। और इसी कंपनी में काम करती है हमारी मैरी, जो कि 10 गुना ज़्यादा पैसा मांगती है काम करने का। कलीग हैरान हो गई होती, पूछने लग गई कि तुमने इतना ज़्यादा पैसा क्यों मांगा। मैरी बताती है कि 2 घंटे पहले मुझे किसी की कॉल आई थी और ये यूसु था जिसने कॉल करके चुपके से आवाज़ बदल के कहा था इनसे कि 10 गुना ज़्यादा पैसा मांगना फ्रॉड हो सकते हैं, ब्ला ब्ला ऐसी बातें कर रहा था अजीब सी। मैरी की कलीग बोलती है कि हमें क्या पता कौन था कौन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ उजू तक फाइल आ गई होती है कि ज़्यादा पैसे मांगा जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो कहता है कि मैं खुद बात करूँगा उस कंपनी की सीईओ से। और यहाँ पर हम संgyun को देखते हैं जो कि वीडियो देखकर परेशान हो रहा था कि आखिरकार मैं घर कैसे लॉस कर सकता हूँ, और गुस्सा सेक्रेटरी पर निकाल रहा था, इसको जूते से मारता है, अपना जूता साफ करवाता है। सेक्रेटरी की लाइफ भी झंड करके रखी होती है इसने। फिर से मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि मैरी से बोलो कि अपने हस्बैंड को लेकर आए तभी घर मिलेगा। और हम कुछ महीने पहले का एक सीन देखते हैं, संgyun के पास सिटी मेयर की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि मेरे भतीजे को एक टाउन हाउस दे दो, वही अमीरों वाला घर। और संgyun अगर ऐसे घर देता है तो इसके पापा को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा घर बांट रहा है, अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहा है, तो बुरा हो जाएगा ना, इसलिए ये आइडिया सोच रहा था। तब सेक्रेटरी ने इसको एक आइडिया दिया था कि आप एक लकी ड्रॉ निकालो जिसमें आप घर दोगे, है ना, और उसमें आप उसको घर दे देना, लोगों को लगे जेन्युइन तरीके से दिया है ना। अच्छा, ये तभी सेक्रेटरी को मार रहा था क्योंकि आइडिया इसी का था जो कि फेल हो चुका है। मारी के पास मैसेज आया होता है कि अपने हस्बैंड को लेकर आ जाना टाइम पर। मारी डरी पड़ी होती है, सोच रही थी कि अगर मैं अपनी कलीग के भाई को लेकर चली जाती हूँ तो कैसा रहेगा, लेकिन अगर वहाँ पर वुजू भी आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा, मेरे 2-2 हस्बैंड निकल जाएंगे। भाग जाती है यहाँ से। अगले सीन में हम न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं, मेरी के फियांसे उजू की मोम एंड सिस्टर जिनवा से। दोनों उजू की बातें कर रही होती है कि कहाँ पर गया वो, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ऑफ आ रहा है, मेरी से ब्रेकअप भी कर लिया उसने।
जिन्हों बोलती कि फालतू में ब्रेकअप कर लिया। मारी की मोम कितनी अच्छी थी, वो रोज हमें खाना भेजती थी इतना अच्छा अच्छा, अब नहीं देगी। मोम बोलती हाँ, तो ओजू की नई गर्लफ्रेंड भी तो देख कितनी अमीर है, वो पैसे देगी हमें। जिससे हमें पता चलता है कि ये काफी ग्रीडी होती हैं। तभी ओजू कॉल करके कहता है कि मोम मैरी पैसे मांग रही है अपने। मोम ने कहा कि उसकी कॉल मत उठाना, उसको इग्नोर कर दो। ओजू ने कहा मैंने तो उसको ऑलरेडी हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तभी ओजू उनके घर के बाहर आ गई होती है। ऐसे तो ये लोग रिच होते हैं, देख के पता चल रहा है, लेकिन लालची बहुत है। मैरी ने कहा कि उजू कहाँ पर है, मुझे काम है उस। मोम ने कहा कि क्या करने आई है तू यहाँ पर, औकात है तेरी मेरे बेटे के बराबर खड़ी होने की, उस पर डिग्री है, तू तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, जा यहाँ से, पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। मैरी ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो लेने नहीं आई थी, और अब मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारा बेटा ऐसा घटिया क्यों है, क्योंकि तुम भी घटिया हो। मोम गुस्से में इसको मारने चलती है, लेकिन मैरी ने इनका हाथ पकड़ लिया और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड ने एक टीचर का रेप किया था, और मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी। और ये दोनों माँ बेटी डर गई होती है और चुपचाप मेरी यहाँ से चली जाती है, घबरा कर बेचारी कि अब क्या करे। ऐसी घटिया फैमिली से रिश्ता टूटा, बहुत अच्छी बात है ये तो। इतने में इसको कंपनी से कॉल आती है कि डिजाइनर के लिए दूसरी कंपनी से कोई बात करने आ रहा है, और ये उजू होता है जो डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आ रहा होता है। युनसु बोलता है करवा तो लोगे ना, अगर नहीं करवा पाए तो रिजाइन दे देना पोजीशन से। और हम समझ गए होते हैं कि ये सब युनसु का प्लान था, ताकि ये अपनी पोजीशन वापस ले सके। या मैरी उजू को देख के छुप गई होती है, उसके जाने के बाद बाहर निकलती है और कहती है कि ये हो यहाँ पर ये क्या कर रहा था। और तभी वो उसके सामने खड़ा होता है। इन्हीं दोनों की मीटिंग दोनों समझ गए होते हैं, लेकिन उजू के साथ उसकी एक एम्प्लॉय भी होती है। तो मैरी एंड उजू ऐसे बात नहीं कर सकते, वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हैं। दोनों में फिर डील होनी शुरू होती है और लड़की को बाहर भेज देते हैं। और मेरी मान गई होती है पैसे कम करने के लिए, लेकिन बदले में इसको हस्बैंड बनना पड़ेगा, वही डील होती है। उजू ने कहा कि पुलिस में दे दूंगा मैं तुम्हें। मैरी ने कहा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना, क्या करवा लो, वरना लाखों करोड़ों का लॉस हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि मैरी ने ऑलरेडी इसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय को बातें करते हुए सुन लिया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो करोड़ों का लॉस होगा। उजू ने कहा भाड़ में गया लॉस, तुम फ्रॉड हो, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तभी अंशु का मैसेज आता, भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लोगे ना। और इसको अपनी दादी की बात भी याद आती है कि उनको उजू से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए उजू उसका हस्बैंड बनने को मान गया होता है। और मैरी अपना चोट भी दिखाती है जो कार से लगी थी इसको। अगली सीन में हम दोनों को स्टोर के बाहर देखते हैं, घर लेने के लिए आए होते, और मैरी ने इसको सब कुछ बता दिया होता है, डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए होते हैं, पढ़ लिया होता है, इसने याद भी कर लिया है कि क्या क्या अंदर बोलना है। और इसको चश्मा भी पहना देती है, क्योंकि इसका फियांसे उजू ने भी चश्मा पहना था। और जाकर मैनेजर से मिलती है और ड्रामा शुरू होता है इनका। आईडी चेक की गई होती है और उजू के पास आईडी नहीं होती। उजू के भेजे हुए पेपर्स को इसने अच्छे से पढ़ लिया था और सब कुछ जान गया था ये दूसरे वाले उजू के बारे में। तो पूछे गए सवालों के सही से जवाब देने के बाद उठता है और फोन पर नाटक करने लग जाता है, मानो इसके डॉक्टर की कॉल आई है जो कह रहा है कि क्या मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और मुझे टेस्ट के लिए आना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी हॉस्पिटल में। मैनेजर ने कहा क्या हुआ मिस्टर किम। उजू बोलता है कि प्लेन में साइड में एक आदमी बैठा था जो बीमार था, उसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया। मैनेजर ने ये बात सेक्रेटरी को बताई और अवार्ड सेरेमनी तो होके ही रहेगी। और इन लोगों को ये लोग मास्क पहना देते हैं और फिर इनका फोटो शूट करते हैं। हालांकि ये इन दोनों का प्लान था कि मास्क पहन लेंगे तो फेस भी हाइड हो जाएगा। कुछ देर बाद मैरी को घर के डॉक्यूमेंट्स मिल गए होते, हाउस की भी मिल जाती है और साइन भी करवा लिए गए। लेकिन मुझे यहाँ से भाग गया होता है हॉस्पिटल का नाटक करके। सेक्रेटरी कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को घर दिखा देता हूँ, और बाहर आता है तो फिर से इसको उजू दिख जाता है। कहता है अरे तुम हॉस्पिटल नहीं गए। ये कहता है गया था, जल्दी से आ गया क्योंकि मेरे रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए हैं। फिर कहता है चलो चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ, और दोनों को बैठा कर एक जगह पर लाता है जहाँ पे बहुत सारे विला बने होते हैं, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। वहीं पर युनसु एंड उसकी मदर को भी हम कार में बैठ कर जाते हुए देख सकते हैं। उजू के खिलाफ प्लान बना रहे होते हैं। फिर न्यू कपल को घर में लाया गया होता है। घर तो बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। सिक्योरिटी बोलता है कि कब तक आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाओगे। मैरी ने कहा कि ये तो हमारे ऑफिस से बहुत दूर है, तो हम इसको बेच देंगे अभी 1-2 दिनों में। सेक्रेटरी बोलता है नहीं 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 नहीं, बेच नहीं सकते हो, 3 महीने तक नहीं बेच सकते आप लोग, डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। और सच में होता भी है ऐसा। और आप लोगों को साथ में रहना होगा, आप पर नजर रखने के लिए हम यहाँ किसी को रख भी सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपका पड़ोसी हूँ। वो बगल वाला घर दिख रहा हूँ मेरा ही है, तो मैं रोज आपको गुड मॉर्निंग बोलने आया करूंगा और वॉक पर भी हम चला करेंगे तीनों। अब ये सुन के दोनों के होश उड़ गए होते। सेक्रेटरी के जाने के बाद उजू भड़क गया होता है कि क्या हो रहा है ये सब, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा यहाँ पर, मुझे फ्री करो, मेरी लाइफ में बहुत सारे काम हैं। और रिंग देकर यहाँ से जाने लग गया। फिर बाहर आकर कॉल करके सॉरी कहता है कि मैं तुम पर चिल्लाया।
तभी इसके सामने कार आ जाती है। उस कार में इसकी आंट और कज़न युनसू बैठे होते हैं। युनसू बोलता है, "अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो?" ऊजू बोलता है कि अरे मेरे फ्रेंड से मिलने आया था मैं। मैरी को भी आवाज़ नहीं आ रही तो हेलो हेलो करते हुए घर के बाहर निकलती है और ऊजू भागने लग जाता है। तभी सेक्रेटरी भी सामने से आ गया होता है और बोलता है कि आपकी वाइफ़ कहाँ है? अब ये आंट ने सुन लिया, क्या इसकी वाइफ़ भी है? सामने मैरी भी आ गई होती है और सबने एक-दूसरे को देखा और देखकर यहाँ पर अब होगा बहुत बड़ा हंगामा, क्योंकि एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया। इसके कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जैसे कि हमने देखा था कि सभी आमने-सामने आ गए थे और वो जो मैरी को छुपने का इशारा करता है, मैरी को लगता है कि ये हेलो कर रहा है, तो ये भी करने लग जाती है, लेकिन फिर समझ जाती है और भाग कर छुप जाती है, लेकिन उसका फ़ोन वहीं गिर जाता है। सेक्रेटरी बोलता है कि वहाँ मैंने तुम्हारी वाइफ़ को देखा। वोजू कहता है, "नहीं-नहीं, चलो-चलो मेरे साथ हम घूम के आते हैं।" और फिर इसको अपना दोस्त बनाकर आंट के सामने यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर आंट के पास हम एक सामान देखते हैं, जो कि वोजू से छुपा रही थी। अब ये क्या है, ये हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ पर मैरी छुप के फ़ोन उठाने की कोशिश कर रही होती है, तभी आंट की कार आ गई सामने और मैरी यहाँ से भाग जाती है। आंट ने कहा कि देखना किसी की कॉल आ रही है, कहीं फ़ोन रिंग हो रहा है और इनको रोड पर फ़ोन पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस पर मैरी की मॉम कॉल कर रही थी। आंट फ़ोन उठाकर खोजने लग जाती हैं कि आखिर ये किसका फ़ोन है और डॉग हाउस में इनको एक पैर दिखाई देता है। ये डरते हुए जाती हैं देखने के लिए, तो अंदर मारी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और इतना अजीब बिहेव करके अपना फ़ोन माँगती है और आंट ने डर के मारे इसको ज़ॉम्बी समझकर फ़ोन दे दिया और भाग गई और कहती है युनसू से कि ये लड़की ज़ॉम्बी थी क्या? युनसू बोलता है कि इस एरिया में तो मुझे लगता है सभी पागल लोग रहते हैं और इतने में उस घर का डॉग आ गया होता है, जिनको डरा कर यहाँ से भगा देता है। रात को वो जो फ़ोन करके पूछता है, "मैरी दिन में कहाँ चली गई थी तुम?" मैरी हँस रही होती है, लेकिन बताती नहीं कि वो डॉग हाउस में छुपी हुई थी। फिर पूछने लग गई कि वो सब कौन थे? उजू बताता है कि वो मेरे फैमिली मेंबर्स थे। उजू फिर इसको डील ख़त्म करके बोलता है कि अब हमारे रास्ते अलग-अलग हैं। मैंने तुम्हारा काम किया, तुमने मेरा काम किया और अब हम इस चीज़ से फ्री हो गए हैं। दूसरी तरफ उजू की दादी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर जिन एंड इनके डॉक्टर डैड आए होते हैं चेक करने के लिए। जिन ने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आपको थोड़ा आराम की और कम स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। दादी ने कहा कि जिन तुम तो कितनी बड़ी हो गई, मेरे सामने पैदा हुई, मेरे सामने खेलती थी तुम और आज देखो जवान बनकर मेरी ही कितनी केयर करने लग गई हो। तुम अब बड़ी हो चुकी हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कोई लड़का खोजा है तुमने? डैड कहते हैं हाँ, हाँ, इसने ऊजू को ही पसंद कर लिया है। जिन भी बोल देती है कि हाँ, मुझे ऊजू पसंद है और दादी काफ़ी खुश होती हैं। जिन बहुत ही प्यारी लड़की है तो दादी इससे ऊजू की शादी करवाने के लिए मान गई होती है। लेकिन इससे ये कहती हैं कि तुम जाकर पहले ऊजू को अपने दिल की बात बता दो। यहाँ पर वो जो कंपनी में आया होता है, इसको जंग मिलती है। जंग हमारी इस कंपनी की एक न्यू कैरेक्टर होती है, जो कि एम्प्लॉय है और काफ़ी ज़्यादा उजू को पसंद करती है इसको और उजू को एक दिन डिनर पर चलने को कहती है और खाने का खर्चा ये खुद उठाएगी और उजू मान गया होता है। फिर वो जो युनसू से मिलता है, युनसू ने कहा कि वाह यार, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तुम मेरी को पहले से जानते थे क्या? बताओ मुझे, कैसे करवाया तुमने? उजू कहता है कि नहीं, मैं उसको पहले से नहीं जानता था और तुम्हें इतनी आग लग रही है तो उसी से जाकर पूछ लो। दूसरी तरफ युनसू के डैड को हम देखते हैं। इनकी कंपनी का एक बहुत ही भरोसेमंद एम्प्लॉय इनके पास भागा-भागा आता है और कहता है कि जिस कंपनी के साथ हम लोग कोलैब करके काम करते हैं, वो फ्रॉड है और उन लोगों ने बहुत सारा पैसा खाया है। योंगसू के डैड का नाम योंगो होता है, जो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, ये बात किसी को बताना मत, मैं इसको सँभाल लूँगा और तुम्हारा भी इसमें नाम आएगा, तुम्हें भी क्रेडिट मिलेगा और एम्प्लॉयी काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ मेरी अपने लिए एक नया रहने का ठिकाना खोज रही होती है, क्योंकि उस घर के अंदर अकेली तो ये रह नहीं सकती और इसके साथ कुछ तो रहेगा नहीं। लेकिन कोई भी इसको घर सस्ते में नहीं मिल रहा होता, बहुत महँगे और डिपॉज़िट के पैसे है ही नहीं इसके पास। लास्ट में अपने फ्रेंड को कॉल करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? लेकिन इसकी फ्रेंड ने आर्मी जॉइन कर ली होती है, तो वो तो अब यहाँ पर नहीं रहती है। तभी मेरी की नज़र रोड पर लगे हुए पोस्टर पर जाती है, जो कि होटल का होता है और वो सस्ते में रूम देते हैं। मेरी रात को वहाँ पर पहुँच गई होती है और थोड़े से पैसे देकर वहाँ पे चेक इन कर लेती, क्योंकि सस्ता रात बिताने का जुगाड़ यही है इसके पास। तभी इसको एक आदमी दिखता है, जो कि गैंगस्टर की तरह दिख रहा था, इसको घूर रहा होता है, लेकिन मेरी चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उठती है तो जल्दी-जल्दी रेडी होकर हॉस्पिटल आई होती है अपने काम के लिए और बाहर जाते हुए मेरी इसको देख लेती है और कहती है ये तो कैक्टस गर्ल है और इसको अपने साथ ले गई।
पूछने लग गई कि रात को तुम्हारे ऐसी खतरनाक जगह पर कांटे कैसे घुस गए थे। मैरी ने कहा कि वो बस अचानक एक्सीडेंट में हो गया था। मैं घर जा रही थी, पर वुजू तो मुझे यहाँ पर लेकर आ गया और उसने मेरे पैसे भी पे किए इलाज के, और उसके बाद उसने मुझे घर भी छोड़ा था। जिन ने कहा कि हाँ, वो एक अच्छा लड़का है, सबकी हेल्प करता है। तुम उसको अपना हस्बैंड बनने को क्यों बोल रही थी? मारी डर गई होती और सोचने लग गई कि आखिरकार वुजू ने इसको ये बात क्यों बता दी। तो कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिन कहती है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है और हम सभी बातें शेयर करते। मारी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें कुछ और भी बताया है क्या उसने? पर जिन मना कर देती है। फिर मेरी वहाँ से मीटिंग में आ गई होती है उजू एंड इसकी कंपनी के साथ, क्योंकि ये लोग आगे की प्लानिंग कर रहे पैकेजिंग और डिजाइनिंग के लिए प्रोडक्ट जिसके अंदर जाएगा, और ये काफ़ी अच्छी होती है। तो सब अग्री करते हैं इस बात पर और मेरी ने भी अपना बेस्ट दिया होता है। सब काफ़ी खुश होते हैं और यहीं के कुछ एम्प्लॉयज़ मेरी को भी अपने साथ रात को डिनर पर चलने को कह देती है। खाते हुए जंग ने उजू से पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या उजू? ये बोलता कि नहीं। तो जंग बोलते कि शादी करोगे ना? उजू बोलता कि ये तो मुझे अभी नहीं पता है। फिर सभी शादी और घर की बातें करने लग जाते। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय से बोलती है कि तुम शादी से पहले एक घर ले लेना चाहिए था। सुपरमार्केट में एक लकी ड्रॉ भी निकला था जहाँ पर घर मिल रहा था। तुम उसको ज्वाइन कर लेते तो शायद हो सकता है तुम्हें घर मिल जाता। अब तो उसका विनर भी अनाउंस हो गया, चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन जीता है। अब मेरी और वो जो दोनों डर गए होते हैं सुनकर, इसलिए वो जो फीमेल एम्प्लॉय को मेन्यू दिखाकर बहकाने लग जाता है। सेम मेरी भी करती है, लेकिन मेल एम्प्लॉय इतने में देख लेता है कि विनर कौन है और कहता है कि इन दोनों की शक्ल तो कहीं देखी देखी सी लगती है। तभी वुजू उसका मुंह में खाना ठूस देता है और वुजू ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा शराब पी ली होती है कि उसको बहुत ज़्यादा नशा हो गया होता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो फीमेल एम्प्लॉयज़ के पास आती है, कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने आज अच्छा काम किया, तो क्या तुम हम सभी के खाने का पेमेंट कर दोगी? वुजू नशे में आया तो पेमेंट करने को तैयार हो गई होती है और जाकर अपने सभी कार्ड्स निकाल निकाल कर दे रही होती है, लेकिन किसी भी कार्ड में उतने पैसे नहीं है कि पेमेंट की जा सके। तभी वुजू आता है और खुद पेमेंट करता है। तभी फीमेल एम्प्लॉय बोलती है कि आपने क्यों की पेमेंट, मेरी को करनी चाहिए थी। पर वो जो जानता है कि ये काम इन लोगों का है। फिर बाहर फीमेल एम्प्लॉय मेरी को अपने साथ कैरियोके चलने को कह रही होती है। मेरी जो कि बिल्कुल नशे में हो रखी है, उसको कहीं भी ले जाओगे तो घसीट के चली जाएगी, वो मान गई होती है। पर वो जो जानता है उसको रोकता है और फिर इसको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। फीमेल एम्प्लॉय बोलती है कि ये क्यों चली गई, इससे तो मैं आज पैसे खर्च करवाने वाली थी। बहुत ही गंदी औरत होती है ये, और हमें ऐसे लोगों से अपनी लाइफ में हमेशा दूर रहना चाहिए जो कि हमेशा हमें लूटने के बारे में सोचते हैं। नशे में मेरी जिन की बात याद कर रही होती है और गुस्सा हो रही होती है उजू पर कि उजू ने इसको क्यों बताई वो सारी बातें। उजू बोलता है कि घर कहाँ पर है तुम्हारा? नशे में ये होटल का नाम बताती है और वहीं पर सो जाती है। उजू फिर इसको जैसे तैसे उस होटल में लेकर आता है, फिर इसको 5वीं मंजिल पर लेकर जाता है, लेकिन मेरी बताती है कि ये रेस्टोरेंट में ही छोड़कर आ गई। उजू इसको यहीं पर रुकने को कहता है और खुद नीचे जाने लगा, पर ये मानती नहीं। पर उजू इसको सुला देता है यहाँ पर, फिर ओनर को लेकर आता है और डोर खोलते हैं। उजू इसके रूम की हालत देखकर परेशान हो गया होता है, क्योंकि बुरी तरह से गंदगी फैली हुई है। फिर उजू ने मिरर में ओनर को देखा जो गंदी नजरों से मेरी के पैरों को देख रहा था। उजू समझ गया होता है और इसको जाने को बोलता है यहाँ से, और कुछ देर बाद ये खुद भी जाने लग जाता है। लेकिन नीचे अगर उसको याद आता है कि अपनी गाड़ी की चाबी ऊपर ही छोड़ आया है। ये मैरी को कॉल करता है। मैरी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। ये ऊपर भागता हुआ जाता है और देखता है तो होटल का ओनर उसके पैरों में बैठा होता है, जो कि मेरी के साथ साथ वो गलत करने वाला है। इसलिए ये ओनर को मारने लग गया होता है और मेरी चिल्लाने लग गई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तो मेरे लिए खाना लेकर आया था जो उसने मेरे पैरों पर गिरा दिया, तो साफ कर रहा था। ओनर इसको रूम से भगा देता है। अब मेरी के पास वैसे तो कोई जगह नहीं है रहने के लिए। उजू बोलता है कि रेस्टोरेंट में खाया क्यों नहीं तुमने अच्छे से, जो यहाँ पर आकर नूडल्स मंगा रही हो? मेरी कहती है क्योंकि मुझे पेमेंट करनी थी, इसलिए मैंने कम खाया था ताकि कम पैसे देने पड़े मुझे, और अब भूख लगी थी तो नूडल्स मंगाया था। इसके पैरों में भी हील्स की वजह से चोट लग गई होती है, तो उजू उसकी केयर करता है, बैंडेज लगाता है और बोलता है कि तुम कहाँ पर सो गई आज, तुम्हारा तो इस पूरी सिटी में कोई है भी नहीं। तो ये इसको सीधा विला में लेकर आ गया होता है और कहता है कि चुपके से रहना, सेक्रेटरी को पता नहीं चलना चाहिए तुम यहाँ पर रहती हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी सब लाइट ऑफ करके रहने का बोलती है। दूसरी तरफ उजू के अंकल ने उसी एम्प्लॉय को बुलाया होता है जो कि फ्रॉड के बारे में बता रहा था इनको, और उसको शाबाशी देते हैं इतना बड़ा फ्रॉड को पकड़वाने के लिए, और कुछ पीने का देते गिफ्ट में। जब ये जा रहा होता है पीते हुए, तो रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर इसकी मौत हो जाती है, जिससे हम इतना समझ आता है कि अंकल ही है जो कि फ्रॉड कर रहे हैं इनकी कंपनी में और पैसा खाकर बैठे हुए हैं, और इन्होंने सबूत मिटाने के लिए उस आदमी को ही मार डाला। अगली सुबह तक मेरी अपने न्यू हाउस में होती है, जागती है, बाहर जाती है, बहुत अच्छी सोसाइटी होती है। तभी सेक्रेटरी दिख जाता है इसको, तो ये छुप जाती है। सेक्रेटरी फिर वहाँ से ऑफिस आता है और बताता है कि हमें थोड़ा पीआर करना होगा, जिसके लिए बॉस आपका नाम बनेगा, आप पॉपुलर हो जाओगे
इसके लिए आपको मेरी के न्यू हाउस चलना होगा और उसके हस्बैंड और उससे वहाँ पर मिलना होगा। रिपोर्टर्स आएंगे, आपकी वीडियो बनेगी। संगीवन मान गया होता है सब करने के लिए। सेक्रेटरी भी सब कुछ मेरी को बताता है कि अगले भी डे फिक्स किया गया है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ घर पर रहना है इस दिन। इधर वुजू के अंकल एम्प्लॉय की मौत की खबर दादी तक पहुंचे। दादी के तो होश उड़ गए होते क्योंकि वो एम्प्लॉय काफी वफादार था और इनके लिए कई सालों से काम करता था। उनके फ्यूनरल में जाना चाहते हैं लेकिन इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए अंकल कहते हैं कि मैं खुद चला जाऊंगा और वहां पर जाकर रो के दिखाते हैं। जबकि एक तरह से इसी ने ही उस आदमी को मारा है। दूसरी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि आज रनिंग करने आया होता है और संगी यानी कि अपनी बॉस की बातों को याद कर रहा होता है, जिसने की वार्निंग दिया इसे कि अगर कुछ गलत हुआ पीआर वाले दिन तो इससे इसका घर गाड़ी सब कुछ ये छीन लेगा। और हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी के पास जो इतनी अय्याशी वाली लाइफ है वो इसके बॉस ने दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टॉर्चर करता है, इसको परेशान करता है उन सब चीज़ों के बदले और इसकी लाइफ नर्क बना के रखी है। गुस्से में काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और डॉक्टर जिन भी होती है जिसको रनिंग करते हुए देख रही होती है। रात को मैरी घर आती है और सभी लाइट्स ऑफ करके सोने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी एक मच्छर आ जाता है जिसको मारने के लिए तालियां बजानी पड़ गई और सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सेक्रेटरी बाहर खड़ा था जिसने लाइट ऑन ऑफ होते हुए देखी और जाकर बेल बजाने लग गया होता है। मेरी डरते हुए दरवाजा खोल दिया। सेक्रेटरी इसको फॉर्म देता है जो कि इस एरिया में अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है और तभी मेरी बोलती है कि इस घर की लाइट्स ऑफ नहीं हो रही है, क्या करूं मैं। इसलिए सेक्रेटरी खुद घर के अंदर आता है और उसको सिखाता है कि लाइट सेंसर से चलती है और ऐसे ऑफ की जाती है। ताली बजा के पूछने लग गया कि घर में तुम्हारे हस्बैंड का सामान क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ पर है वो। मेरी बोलती है कि वो नाइट जॉब करते हैं एक छोटी सी कंपनी में और उनका सामान अभी हमने पैक करके ऊपर रखा है। सेक्रेटरी यहाँ से चला जाता है। मेरी जल्दी से उजू को कॉल करके सब कुछ बताती है, कहता है क्या हो गया, तुमने ताली क्यों बजाई, अगर मच्छर तुम्हें काट लेगा तो क्या हो जाता। और अगले दिन दोनों स्टूडियो में आए होते हैं वेडिंग फोटो शूट के लिए। तब अच्छे से ये लोग हस्बैंड वाइफ लगेंगे ना, प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि ये पकड़े ना जाए, है ना, कि घर पे अगले वीक बहुत सारे लोग आने वाले तो प्रूफ भी चाहिए होगा। और बिना शादी दोनों शादी की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। काफ़ी शांतिपूर्वक काम हो रहा है और माहौल काफ़ी रोमांटिक हो गया होता है। इनकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन उसी स्टूडियो के बाहर हम डॉक्टर जिन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो शूट करने आई होती है, जिसने ऊजू को यहाँ पर देख लिया क्योंकि वो तैर फैड़ में यहाँ से निकल रहा था। ऊजू डर के छुप गया होता है, मैरी को भी ले जाता है अंदर, लेकिन जिन बाहर आ चुकी होती है और डोर खोलती है और अंदर बोलती है कि ऊजू तुम हो क्या यहाँ पर। तभी कपल को किस करते हुए देखती है और एकदम से डर जाती है और ये कपल कोई और नहीं बल्कि ऊजू और मैरी ही होते हैं जो कि बचने के लिए किस कर रहे होते हैं, वो भी रियल वाली। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती, जैसे कि हमने देखा था कि जंग कपल को किस करते हुए देखकर काफी शर्मा गई थी और डर के बाहर भाग जाती है। इसको पता नहीं चला कि वो दोनों कौन थे। मैंने लास्ट एपिसोड में इसको जिन बोल दिया था, ये जिन नहीं बल्कि जंग होती और बाहर जाकर अपनी फ्रेंड्स को बताती है। तो इसकी फ्रेंड्स कहती है कि चलो ना हम भी देखेंगे क्या हो रहा है अंदर, लेकिन ये इनको यहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ अंदर मारिया और नूजू काफी शर्मा रहे होते। दोनों ने जो किया है वो सोच समझ के तो बिल्कुल नहीं किया था। लिप साफ करती है फिर ये उजू की और अगले दिन फोटो वोटो लगा रहे होते विला के अंदर और कील ठोकने के लिए हैमर मांगने के लिए सेक्रेटरी के घर पर आते। सेक्रेटरी हैमर देते हुए बोलता है कि उजू तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। मेरी ने बताया था कि तुम काफी बिजी रहते हो और रात को काम करने जाते हो। उजू ने कहा कि हाँ मेरा काम ऐसा ही है। सेक्रेटरी बोलता है कि मेरे साथ घूमने चलोगे तुम दोनों, मैं बस टहलने जा रहा हूँ। कपल ने कहा कि नहीं हम दोनों कहीं और जा रहे हैं और फिर एक दूसरे को ऐसे प्यार से पकड़ के जाते हैं मानो इनसे अच्छा कपल कोई है ही नहीं। सेक्रेटरी भी दोनों को घूर घूर कर देखता रहता है बहुत देर तक। अगला सीन हम ऑफिस का देखते हैं जहाँ पर जंग उजू को घूर घूर कर देख रही होती है। मेल कलीग बोलता है कि क्या हुआ, उजू को क्यों घूर रही हो। बताती है कि कल मैंने इनको वेडिंग फोटो शूट करते हुए देखा था। कलीग बोलता है क्या बात कर रही हो, वो सिंगल है। तभी वो फीमेल एम्प्लॉय भी आ गई होती है। वो बदतमीज से, इसका नाम सुनी होता है। इसको भी ये अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। जंग ने कहा कि मैं फेस नहीं देख पाई थी क्योंकि दोनों किस कर रहे थे और तीनों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है इन सब बातों में। सामने बैठी मारी को हम देखते हैं जो कि डर के मारे कहाँ पर रही होती है। फेस देख के जंग बोलती है कि अरे बिल्कुल मारी जैसे दिखती थी वो लड़की साइड से। अब मारी बहुत डर गई होती है। ये तीनों फैसला करते हैं कि हम फोटो स्टूडियो में कॉल करके पूछेंगे कि कल कौन कौन आया था यहाँ पर। उजू तभी आ गया होता है और जंग कॉल करके स्टूडियो में पूछने लग जाती है। मीटिंग के बाद उजू बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टूडियो में हमारा गलत नाम दिया था। हमारी को चैन की सांस आती है पर शर्मा रही होती। दोनों ने किस कर लिया था ना, तो भाई बात तो बहुत बड़ी होती है इनके लिए। उजू ने कहा कि देखो मैंने हल्की सी किस की थी पर तुम तो मेरे ऊपर चढ़ी गई थी, इतनी लंबी किस कौन करता है। रीजन दे रही होती है कि जंग की वजह से मैंने ऐसा किया था।
और फिर उजू इसको इसके कपड़े देता है जो कि ये वहीं पर छोड़कर आ गई थी। उजू ने कहा कि मेरी हेल्प करोगी? मेरी दादी को तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है और वो तुमसे मिलना चाहती। मारी फिर अपने ऑफिस आ जाती है और सारी बातें अपनी फ्रेंड्स से बताती है। फ्रेंड्स ने कहा कि देखो, बेकी की ओनर बहुत ही अच्छी है, उन्हें मेहनती लोग पसंद है और वो काफ़ी अच्छा काम भी करती हैं। मारी और खुश हो जाती है दादी से मिलने के लिए। या दादी अंकल से पूछ रही होती कि फ्यूनरल कैसा रहा। अंकल बताते हैं कि अच्छा था, पर मुझे कुछ कहना है। वो हमारा एम्प्लॉय बहुत बड़ा फ्रॉड था, वो पैसे चोरी करता था, जुआ खेलता था और उसने उसमें बहुत सारा पैसा लॉस किया था। उसे पकड़ने ही वाला था मैं, लेकिन ये सब हो गया। दादी को यकीन नहीं हो रहा होता कि इतना वफादार आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। और अंकल ने भी बोल दिया होता है कि हमें इस बात को यहीं पर दबा देना चाहिए, बाहर नहीं लेकर आनी चाहिए। फिर फैमिली डिनर पर हम देखते दादी योंसू को उस एम्प्लॉय की पोस्ट दे देती हैं और फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हैं उसकी। तभी आंट बोल पड़ेगी, क्यों? उसकी फैमिली के लिए हम क्यों करेंगे? उसकी वाइफ हमसे कभी मिलने नहीं आई है, तो हम लोग क्यों उसके बारे में इतना सोचे? और वो अपनी लापरवाही से मरा है। दारू पी के गाड़ी कौन चलाता है? फैमिली होती उसमें तो वो भी मर जाती। और अचानक सब उजू को देखने लग जाते क्योंकि उजू की फैमिली की मौत भी कुछ इसी प्रकार हुई थी। उजू थोड़ा उदास हो जाता है और यहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। दादी आंटी को डांटने लग गई कि यहाँ पर बोला जरूरी था ये सब, यहाँ उसके सामने ऐसी बातें मत किया करो। युनसु बोलता, हाँ वो बहुत ही इमोशनल है और डरपोक भी। बचपन में मैंने उससे एक टॉय छीन लिया था जो लेकर वो घूमता रहता था, तो काफी डर गया था। और हम उसी टॉय को देखते हैं। हाँ, ये वही टेडी होता है जो कि बचपन में इसको उस लड़की ने दिया था। और हम फिर से पास्ट में चले जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद उजू रोड पर आकर हेल्प मांग रहा था। तभी इसके सामने एक टैक्सी आकर रुकती है जिसके अंदर एक छोटी लड़की और उसके डैड बैठे हुए थे। कुछ देर बाद पुलिस को बुलाया इन लोगों ने और इसी टैक्सी ड्राइवर की बेटी ने ही उजू को वो टेडी दिया था जो लड़की के डैड ने इसको बर्थडे में गिफ्ट किया था। और इतने में दादी और अंकल भी आ गए थे और उजू उनके पास भागकर चला गया। और जब पीछे मुड़ के देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी, लेकिन अपना टेडी वहीं छोड़ गई थी। फिर जब जाने लगा तो बाहर उस लड़की को रोते हुए देखा जो कि उजू के मोम डैड की मौत की खबर सुनकर काफी रो रही थी, ये सोचकर कि उजू तो कितना छोटा है और उसको अब अकेले रहना पड़ेगा। वहाँ पर प्रेजेंट में मारी को हम देखते हैं कि इसके बारे में सोच सोच कर शर्मा रही होती है, गिल्ट भी हो रहा होता है कि क्यों कर लिया मैंने। इतने अच्छे से तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छे से मैंने उसको किस कर दिया। वो तो फेक था ना। यहाँ पर डॉक्टर जिन इंटरनेट पर कोई अच्छी सी लोकेशन खोज रही होती जहाँ पर उजू को ले जाकर प्रपोज करेंगी। लोकेशन खोजने के बाद उसको कॉल करके आज रात को ही मिलने बुलाती हैं। ये कहता है क्या हुआ, अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। पर जिन ने जिद किया तो उजू मान गया होता है रात को आने के लिए। जिन काफ़ी खुश होती है और कूदने लग जाती है, शर्मा भी रही होती है साथ में। और वहीं पर एक पेशेंट के बारे में पूछने लगी, हाँ उसी विला बांटने वाले उस खड़ूस बॉस के बारे में। स्टाफ ने कहा कि वो नाटक कर रहे हैं यहाँ पर, उसको कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे दिन रूम में बैठकर गेम खेलता रहता है और तुम लोगों ने उसको गेम खेलते सही में देखा भी होगा। तभी सेक्रेटरी अपने बॉस के लिए आ जाता है और अंदर जाता है खाना लेकर और जिन ये सब देख रही होती है। दूसरी तरफ मारी और वुजू दोनों घर सजा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ वही बॉस यानी कि संगयून आने वाला होता है ना। शू लेकर कपड़ों तक सब कुछ मैचिंग के परफेक्ट सोलमेट जैसा पहन रखा होता है और एक पेपर पर वो सवाल जवाब भी लिखे होते हैं। इनको याद करने होते हैं कि ये कैसे मिले थे, शादी कब हुई थी, हनीमून कहाँ पर जाएंगे। नहीं हनीमून अभी गए नहीं है, ये लोग लंदन जाना चाहते हैं हनीमून पे। वुजू ने कहा कि तुम्हारा एक्स तो काफ़ी अच्छा होगा ना। मेरी बताती कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जितना कमाया था सब उसको दे दिया। अपनी मोम का कमाया हुआ पैसा भी इसने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया था। किस लेवल तक दिमाग घुटने में चला जाता है लोगों के। और उजू ने पूछा कि तुम उससे मिली कैसे थी। और फिर हम पास्ट का सीन देखते, एक वेकेशन के दौरान बीच पर मारी डूब रही थी। उजू आता है और उसको बचा लेता है। मारी के लिए पहली फीलिंग थी, इसने शादी तक के सपने सजा लिए थे और बस उसके बाद क्या फंस गई थी ये। और इसको काफी रिग्रेट हो रहा था कि गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई मैं। उजू ने कहा कि रिग्रेट मत करो, तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर होगा जो कि जल्दी तुमको मिलने वाला है। यहाँ पर मारी की मॉम बार बार उसको कॉल कर रही होती क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खाना बनाया होता उजू एंड उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो हमेशा उसकी फैमिली के लिए खाना लेकर जाती हैं और अब भी जाने वाली है। और यहाँ तुम लोग कंफ्यूज मत होना, मैं दूसरे उजू की बात कर रहा हूँ जो कि मारी का फियोंसे है, धोखेबाज। वो उसकी फैमिली इतने बेकार होते हैं, मारी की मॉम को गरीब और मतलब अपने से नीचे गिरा हुआ समझते हैं, छोटे लोग, और इनसे बात भी नहीं करते अच्छे से। अब मारी ने जब कॉल नहीं उठाया तो ये उजू को कॉल करती है। उजू होटल में वेकेशन के मजे ले रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। इसके पास भी शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर होते हैं जिनका लॉस हो रहा होता है, परेशान है। तभी मारी की मम्मी की कॉल आती है तो ये कट कर देता है और तभी अपनी गर्लफ्रेंड के फोन में किसी का मैसेज देखता है जो कि एक आदमी का है और इसको होटल के एक रूम में बुला रहा है। उजू के तो होश उड़ गए होते हैं ये देखकर, लगता है भाई का भी बुरी तरह से कटने वाला है। यहाँ सेक्रेटरी को देखते हैं, पुलिस स्टेशन आया होता है।
मारी को कॉल करके बताता है कि हम आज नहीं आ रहे तुम्हारे घर पर, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर अंदर आता है जहाँ पर एक घायल आदमी को हम देखते हैं जिसे संगीन ने बुरी तरह से मारा पीटा होता है। पर गलती इस आदमी ने की थी, पहले इसने इस संगीन पर हाथ उठाया था और अब मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सीसीटीवी में बस उतना ही रिकॉर्ड हुआ है जिसमें संगीन इस आदमी को मार रहा है। तो आदमी का पल्लड़ अब भारी होता है। सेक्रेटरी इसको पैसे का लालच देता है और आदमी मान गया होता है कि वो अपना केस वापस ले लेगा। मारी और उजू अब यहाँ पर जान गए होते हैं कि संगीन तो आज आने वाला है नहीं, तो उजू यहाँ से जाने लग गया। लेकिन यहाँ पर कुछ पेंटिंग देखता है और इसे पूछने लग गया कि ये क्या है। ये बताती है ये मेरे अगले प्रोजेक्ट की कुछ डेमो है। तो ये बैठकर उस पर डिस्कस करने लग जाता है इसके साथ, मतलब ऐसा मानो टाइम बिताना चाहता है इसके साथ। पहले तो एक से एक सेकंड में इसके पास से भाग जाया करता था। सेक्रेटरी या संगीन को बताता है कि मामला सेट कर दिया मैंने, पर संगीन इसको डांटने लग गया कि उसको इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत है। सेक्रेटरी बोलता है उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी, आप फंस सकते थे। संगीन बोलता है कि मेरे डैड तक तो ये खबर नहीं पहुंची ना। सेक्रेटरी बोलता है कि आप फिक्र मत करो, उनको लगता है कि आप ही विक्टिम हो, आपको ही मार पड़ी है। ये हमारी उजू काम की बातें कर रहे होते हैं, डिजाइन एंड ऑल की। इनकी बातें पर्सनल हो गई होती है, फर्स्ट लव की। उजू ने कहा कि मुझे तो पहला प्यार अभी तक हुआ ही नहीं है, और मारी को भरोसा नहीं है। वो इसको पिलो मारने लग जाती काफी कंफर्टेबल होकर, और थोड़ी देर बाद सॉरी कहती जब इसको याद आता है कि हम इतने क्लोज नहीं हैं। और फिर जिन इसको कॉल करती है, यानी उजू को, और कहती है तुम कहाँ पर हो, हम मिलने वाले थे ना आज। लेकिन ये इसके साथ बैठे बैठे भूल गया कि जिन के साथ आज इसकी डेट थी। डेट तो नहीं कहेंगे, मिलने जाने वाला था। पर बेचारी जिन अब क्या करे, रेडी होकर आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी आज, और अपनी उदासी को लेकर एक जगह जाती है जहाँ पर ये ड्रिंक करने लगी। वहीं सेक्रेटरी भी ड्रिंक करने आया होता है। जिन इसको जानती है पर ये इसको नहीं जानता है, तो इससे बोलती है कि तुम हमारे वीआईपी पेशेंट के लिए काम करते हो ना, वो बहुत ही बुरा आदमी है। ये संगीन की बात कर रही है। जिन ने कहा कि तुम इतने गंदे आदमी के लिए कैसे काम कर सकते हो। सेक्रेटरी ने पूछा कि तुम कैसे जानती हो। मैं बताती है कि मैं उसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। सेक्रेटरी बोलता है कि देखो ये सब र्यूमर्स है, मेरे पास बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसी अफवाह मत फैलाओ। जो फैलाते हैं उनको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर देना चाहिए। जिन ने कहा कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो तुम, मन की शांति जरूरी होती है। तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तुम परेशान हो, तभी यहाँ पर आकर शराब पी रहे हो। सेक्रेटरी इसकी तरफ ड्रिंक देकर बोलता है कि इसको पियो और यहाँ से भाग जाओ, बहुत बोलती हो तुम। दूसरी तरफ उजू की मम खाना पानी लेकर बस से सियोल पहुंच गई होती है, और मारी को कॉल मैसेज किए जा रही हैं कि तुम्हारे इंडोस के घर जा रही हूँ मैं। मारी तेजी से भागती है और कॉल करने लग गई, पर मोम ने कॉल नहीं देखा। उजू बाहर आ गया होता, पूछने लग गया कि क्या हुआ, और मारी सब कुछ बताती है। तभी जंग आकर बोलती कि मारी तुम्हारी बारी आ गई है अंदर। उजू ने कहा कि तुम जाकर अपना प्रोजेक्ट दिखाओ अंदर, और मैं तुम्हारे इन-लॉज के घर पे जाता हूँ, मुझे एड्रेस सेंड कर दो, तुम्हारी मोम को मैं रोक लूंगा। और यहाँ मोम ऑलरेडी इनके घर पर पहुंच गई होती है, इनको अंदर भी नहीं जाने दिया, ऊपर से बेइज्जती कर रहे होते। मारी को 10 गाली बकता है और उसकी मोम को 20, और मारी का बहुत ही मजाक बना दिया होता बुरी तरह से। मोम को धक्का मार के गेट भी बंद कर देते, जिससे सारा खाना रोड पर फैल गया होता। तभी उजू आ गया और इनकी हेल्प करता, बताता है कि मैं मारी का कलीग हूँ, आप मेरे साथ चलो। मोम घबरा रही होती, बोलती कि मेरी बेटी उतनी बुरी नहीं है जितना उन लोगों ने बोला है, तुमने कुछ सुना तो नहीं ना। ये कहता कि नहीं नहीं, मैं उसको जानता हूँ, बहुत ही अच्छी लड़की है। और मोम फिर मारी के बारे में बताने लग जाती है, और वुजू इनको बस स्टैंड लेकर आता है। और फिर मोम मारी को कॉल करती है। मैं इन लोग से नहीं मिल पाई और अब वुजू के साथ हूँ, उसकी हेल्प से घर जा रही हूँ, यानी कि गाँव। फिर मोम ने वुजू से बोला कि जो भी हुआ आज तुम उसको कुछ भी मत बताना, और बस में बैठकर चली जाती है। उजू फिर खाना लेकर मारी के घर आता है इसकी मोमो वाला। मारी को तभी उजू की बहन जिनवा कॉल करती है, और सीधे सीन आ जाता है मारी पर, जो कि बहुत उदास होती है। उजू आके पूछने लग गया कि क्या हुआ। हम जान पाते कि जिनवा ने सब कुछ बता दिया होता मारी को। मारी को बहुत उल्टा सीधा भी बोला है उसने कि तेरी माँ यहाँ पर क्यों आती है, मेरी मम से बहस कर रही थी, उसके चक्कर में मेरी मम की तबीयत खराब हो गई है, वो कोमा में चली गई, इसी से बकवास कर रही होती, जबकि सब कुछ झूठ था। उसकी मम तो बहुत ही खुश है। उजू इसको संभालता है और कहता है कि अपनी मम से बात करो तुम। और रात को मारी अपनी मम को कॉल करती है और सब कुछ बता देती है, सब कुछ। इसका घर भी जा चुका है और ये एक नए विला में रहती है, जो कि इसको फ्रॉड करके मिला है। मोम ने फिर मारी को कहा कि ठीक है, संभल के रहना, काम तुमने अच्छा किया है। और फिर उजू की फोटो अपनी फैमिली फोटो में से फाड़ के फेंक देती है और खुशी से नाचने लग जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये भी जानती थी कि उजू और इसकी फैमिली बहुत ही बेकार है और वो मेरी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। और अब उसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रही हैं, क्योंकि एक बुरी चीज़ से इनका पीछा छूटा होता है। यहाँ उजू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश हो रहा होता है। गर्लफ्रेंड का नाम जेनी होता है। वैसे बोलती है कि बाबू, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो मैं अभी तुमको बता दूंगी आकर, ठीक है, तुम रूम में जाकर सो जाओ।
ओजू की पैंट गीली हो रखी होती है क्योंकि उसने मैसेज पढ़ लिया था और उसका पीछा करने लग गया होता है। रूम नंबर भी इसको याद था जो उस आदमी ने लिखकर मैसेज में भेजा था। सीढ़ियों के ऊपर से भागता हुआ जाता है और देखता है कि इसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड एक आदमी को किस करते हुए रूम के अंदर घुस जाती है। और अब अंदर क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ओजू तो भाई इतना बड़ा धोखा मिला होता है इसको, क्या ही बताऊं मैं, ऐसों के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पर मारी खुशी से अपनी मोम का खाना खा रही थी, तभी मोम ने कॉल किया कि मेरा पर्स नहीं मिल रहा, शायद ओजू की कार में रह गया है, पता करो। मारी ओजू को कॉल करती है तो हाँ, पर्स वहीं पर है। और इसमें एक फोटो भी होती है जिसमें वहीं टैक्सी ड्राइवर और छोटी सी बच्ची और एक लेडी और एक और बच्ची जिसने ओजू को बचपन में टो दिया था। और ओजू को सब कुछ पता चल गया होता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मारी थी और टैक्सी ड्राइवर मारी के पिता थे। लेकिन ये बात इसको अभी पता नहीं चली। जब ये होटल रूम में गया था ना इसके, तभी इसने वहां पर फोटो देख ली थी और ये जान गया था। और उसी टाइम से जानता है कि वही लड़की है मारी जिसने मेरी बचपन में हेल्प की थी। और तभी ये इतनी आसानी से मारी की सारी बातें मानता, उसकी हेल्प कर रहा है। जो कि हमने शुरू में देखा था कितना इरिटेट होता था, इससे डील करता था और भाग जाता था। लेकिन अब देखो, वेडिंग फोटो आइडिया और सब कुछ इसको बचाने के लिए इसके घर पे आता है, क्या क्या नहीं कर रहा। क्योंकि उजू के लिए बस ये एक लड़की या एक टॉय की बात नहीं है, पूरा बचपन उजू का इसी चीज में निकल गया है। जब इसको डर लगता है, घबराता, परेशान होता, याद आती मोम डैड की, तो ये उसी टॉय को देखा करता था। उसमें एक बटन था जिसको दबाने से इसमें से गाने की आवाज आती थी। और अब मारी इसको मिल गई है तो ये उससे प्यार करने लग गया है, ठीक है। और उसकी सभी बातें मानता है लेकिन उसको बताता नहीं है। ये उसके साथ अच्छा कर रहा है क्योंकि मारी के टॉय की वजह से इसके साथ पूरी जिंदगी अच्छा होता हुआ आया है। इधर दूसरा वो जो धोखा खाने के बाद वापस सियोल आ गया होता है और मारी को कॉल किए जा रहा है और कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ जाने मन। और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। मतलब धोखा खाने के बाद भाई वापस लौट के इसके पास ही आ गया। ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, जहाँ से अपने को ऐसा 4 थप्पड़ पड़ते हैं फिर अपन वही रिटर्न कर जाते हैं। बस यही था इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना यार, ठीक है। मिलता हो तब तक के लिए, बाय।